हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल डाउट एक्सपर्ट। आज की क्लास में हम यूपी टेट 2017 का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी एक क्लास अपलोड हो चुकी है, आप जाके वो देख लें और उसका लिंक भी मैं कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। तो जैसे कि पता ही है आपको कि टोटल 150 मार्क्स का पेपर होता है और 2.5 घंटे का टाइम होता है। कितने घंटे का? 2.5 घंटे का। कुछ स्टूडेंट्स को डाउट था कि 3 आवर्स का टाइम होता है, 3 आवर्स का नहीं, 2.5 आवर का टाइम होता है। और ये हमारा बुकलेट नंबर बी है। बी जो इसका 2017 का क्वेश्चन पेपर है, उसकी ये बी सीरीज है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पार्ट फर्स्ट है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड, बाल विकास एवं शिक्षण विधि। ये हमने जो भी हमारे मोस्टली एस्पिरेंट्स हैं सबने डीएलएड या फिर बीएड या फिर बीटीसी, जिस भी नाम से उनका ट्रेनिंग कोर्स है, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, वो उसमें आपने ये पढ़ा होगा। एक सिलेबस था, ये आपका एक सब्जेक्ट था। उस सब्जेक्ट के अराउंड 30 मार्क्स के क्वेश्चंस, अराउंड क्या 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो वो सब्जेक्ट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपनी कोर्स की बुक्स निकालिए, उससे आप देखिए सारा टॉपिक, सारा सिलेबस वहीं से कवर किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इनमें से कौन सा जो पेयर है वो सही नहीं है? इसमें इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं और उनके जो जिन्होंने वो रिसर्च किए उसके बारे में उनके उनके नाम दिए गए हैं। जैसे कि सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, क्या ये थॉर्नडाइक का है? नहीं। सीखने का क्रिया इन्होंने पूछा है, सही नहीं है। तो ये जो सीखने वाला सिद्धांत है ये थॉर्नडाइक का ही है, तो ये सही है। सीखने का जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, ये थॉर्नडाइक की है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ये वीएफ स्किनर का है, ये भी सही है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत, ये पैवलोव का है। जो क्लासिकल थ्योरी है ये पैवलोव की है, तो ये भी ठीक है। सीखने का समग्र सिद्धांत हल, ये ठीक नहीं है। तो इसका जो इन्होंने नहीं ही पूछा था, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ये हल का नहीं है, इसलिए इन्होंने नहीं पूछा था, इसलिए हमारे लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि नहीं पूछा है या क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? इसमें से किसका नाम जो है सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो ये गाल्टन का नाम जुड़ा हुआ है इनसे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के भिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? देखो इन्होंने ग्रंथियों के आधार पर पूछा है, तो ऑप्शन दिए हैं क्रैशमर, युंग, कैनन और स्पेंजर। जो ये क्रैशमर थे, इन्होंने भी व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की चर्चा की थी, लेकिन इन्होंने शरीर रचना के आधार पर की थी, ग्रंथियों के आधार पर नहीं की थी, इसलिए इन्होंने हमसे पूछा है ग्रंथियों के आधार पर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कैनन। एक्चुअली ये डाउट में आ गया था कि इसमें मतलब कुछ बच्चे लगा के आए थे क्रैशमर, कुछ लगा के आए थे कैनन। तो जो राइट आंसर था, जो आयोग ने माना था, वो कैनन को माना था, क्योंकि कैनन ने ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। जो सृजनात्मकता है यानी कि क्रिएटिविटी है, वो मेंटल प्रोसेस को एक्सप्रेस करने के लिए ओरिजिनल, क्रिएटिविटी इज अ मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम। यह कथन किसने दिया था या फिर किसका है? तो ये क्रो एंड क्रो का है। मोस्टली जो क्रिएटिविटी से रिलेटेड चीजें हैं वो क्रो एंड क्रो ने दी हैं, तो ये कथन भी किसका है? क्रो एंड क्रो का। ऑप्शन नंबर 4 ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? देखो एक जो अवस्थाएं हैं आपने उसमें पढ़ा होगा, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, फिर किशोरावस्था। ये अलग अलग बहुत सारी अवस्थाएं हैं जिसमें अलग अलग भावनाएं विकसित होती हैं। हर अवस्था की अपनी अलग भावना है। जब आपने अपना ट्रेनिंग टाइम पे ये पढ़ा होगा सब्जेक्ट, तो आपने उसमें देखा होगा हर भावना अलग अलग है। आगे भी हम इसकी क्लासेस लेके आएंगे, तब भी आप देखना। तो इन्होंने पूछा है कि विद्रोह की भावना किसमें है? तो जो विद्रोह की भावना है वो कौन सी अवस्था में आती है? वो आती है पूर्व किशोरावस्था। जो किशोरावस्था से पहले का टाइम होता है उसमें हर चीज को एक अपोज सा करने का फीलिंग आने लगती है।
रिवोल्ट, फीलिंग ऑफ रिवोल्ट होती है कि जो भी आपके पेरेंट्स कह रहे हैं आपको वो अपोज करना है, या फिर कोई बड़ा आपसे कह रहा है तो वो अपोज करना है। तो इस अवस्था को इसलिए विद्रोह की भावना कहा गया है। तो इस कौन सी अवस्था है ये? पूर्व किशोरा अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। मतलब आप सीख तो रहे हैं, जब आप सीख रहे हैं तो ऐसे आपका ग्राफ बढ़ता चला जाता है। अब ये कह रहे हैं कि आप सीखने की अवधि तो हो रही है लेकिन आपके सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं हो रही। आप यहां पे पहुंच गए, समय तो बढ़ रहा है लेकिन आपकी कोई प्रक्रिया में वृद्धि नहीं हो रही है, सीख नहीं रहे हैं आप। तो ये क्या होगा, आपका जो ग्राफ है वो कांस्टेंट होता चला जाएगा, है ना। मतलब कि टाइम तो आपका बढ़ रहा है, अगर यहाँ पे ये टाइम है तो टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन जो आपका आउटकम है, लर्निंग आउटकम, वो नहीं बढ़ रहा है, वो यहाँ पे रुक गया है। तो ये एक क्या बन गया, पठार बन गया, एक प्लेट्यू सा बन गया है। तो इन्होंने वही पूछा है कि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है सीखने का पठार, यानी कि प्लेट्यू ऑफ लर्निंग। आपका टाइम बढ़ रहा है लेकिन आपकी उन्नति नहीं हो रही है, पढ़ने में कोई उन्नति नहीं हो रही है, तो एक पठार बन जाता है, ये होता है प्लेट्यू ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने फॉर्मूला पूछा है आईक्यू कैलकुलेट करने का। आईक्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है मानसिक आयु अपॉन में वास्तविक आयु इंटू 100। जो मेंटल एज है और जो क्रॉनिकल एज है, अगर हम उसकी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आईक्यू कैलकुलेट हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चा है उसकी वास्तविक आयु तो 8 साल है, जो उसकी रियल आयु है वो 8 साल है, लेकिन उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, तो वो उसकी जो मेंटल एज है वो अभी 6 ईयर्स है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि आईक्यू कितनी होगी तो 6/8/100, आप ऐसे करके आईक्यू कैलकुलेट कर लेंगे। बहुत से केसेस में ऐसा भी होता है कि अगर किसी भी इस बच्चे की जो मेंटल एक्चुअल एज है, क्रोनोलॉजिकल एज है या वास्तविक एज है वो 8 ईयर्स है, बट एक्चुअली वो इतना ज्यादा फॉरवर्ड है कि वो अपनी एज से बहुत आगे के क्वेश्चन कर ले रहा है, तो उसकी जो मेंटल एज होगी वो 9 ईयर्स है। तो उस केस में जो आईक्यू आएगा वो 9/8/100 आएगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये किसी भी स्टूडेंट की, किसी भी बच्चे की आईक्यू को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है, और आईक्यू को हिंदी में बुद्धि लब्धि कहते हैं। तो बुद्धि लब्धि को निकालने का फॉर्मूला है मानसिक आयु अपॉन में वास्तविक आयु इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जो प्रयास और भूल की आप कोशिश करेंगे, इसको लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर ऑफ भी कहते हैं। तो ये दिया था थॉरेनडाइक ने। किसने दिया था ये? थॉरेनडाइक ने। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुण सूत्रों के जोड़ होते हैं। किसी भी नॉर्मल जाइगोट में जो क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं, कितने क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं? 23 क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं या फिर गुण सूत्रों के जोड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया था? किसने फाउंड किया था? स्किनर ने। स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत होता है। स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत होता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि स्किनर ने किन पे अपना जो सिद्धांत था, किस चीज पे उसका एक्सपेरिमेंट किया था, तो आप लिख के बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि किस पे एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? जो कोहलर है वो किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा के सिद्धांत से, विकास के सिद्धांत से, व्यक्तित्व के सिद्धांत से, या फिर अधिगम के सिद्धांत से? तो इसका राइट आंसर होगा अधिगम का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लर्निंग। थ्योरी ऑफ लर्निंग से कोहलर संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? जो बुद्धि है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? कैटल। कौन है? कैटल। क्वेश्चन नंबर 13। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का उपयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो जो शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान, ये होती है ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल। जैसे कि कुछ मॉडल्स होते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग, जिसमें जैसे कई बार वो क्यूब्स को सेट बनाना, उनका फॉर्मूला मतलब क्यूब सारे एक उसमें लगाना, ये सब ब्रेन स्टॉर्मिंग चीजें होती हैं। तो ये क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए इन टेक्निक्स का यूज किया जाता है, यानी कि सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल का टीचिंग में यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? जो गोलमैन है वो किससे संबंधित है? वो है संवेगात्मक बुद्धि यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? इनमें से कौन जो है वो शेष से बाकियों से अलग है? देखो ये जो है अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयव का सिद्धांत ये भी अधिगम के लिए है, फिर है सामान्यकरण का सिद्धांत ये भी अधिगम के लिए, ये जो ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत है ये है प्रेरणा के लिए। तो ये अलग है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 16 है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। जो संज्ञानात्मक संप्राप्ति है उसका लोएस्ट लेवल ऑफ कॉन्जिक्यूटिव अचीवमेंट वो है ज्ञान। क्या है? ज्ञान यानी कि नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। जो एक बच्चा है वो पहले साइकिल चलाना जानता है, फिर वो आगे चल के क्या बाइक चलाना सीखता है, तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है ये आपको बताना है। जो भी हमारे साथी नए हैं अभी चैनल से जुड़े हैं तो वो जल्दी से हमारे चैनल डाउट एक्सपर्ट को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे जितनी भी क्लासेस आए टेट से रिलेटेड तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख लें और अपनी जो स्टडीज है अपनी जो तैयारी है उसको एक स्टेप आगे ले जाएं। और आपके साथ में जो भी और साथी तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट की उनके साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि एक आपका शेयर बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, तो जो बालक साइकिल चलाना सीख रहा है, चलाना जानता है और मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, तो ये होता है वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जब लर्निंग का वर्टिकल ट्रांसफर होता है उसमें ऐसा होता है कि एक चीज वो पहले से जानता था फिर उसको आधार बना के वो दूसरी चीज करना सीखता है, यानी कि उद्धर्व अधिगम अंतरण का वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? यहां पे उन्होंने पूछा है कारण नहीं है। ठीक है, प्रेरणा की सीमा, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा। देखो ये सब तो पठार के कारण है। अगर आप किसी भी बच्चे को मोटिवेट नहीं करेंगे, उसको प्रेरणा नहीं देंगे तो वो उसका पढ़ना रुक जाएगा, उसके पढ़ने में कमी आ जाएगी, सॉरी, तो वो एक पठार का कारण बन जाएगा। अगर कोई भी बच्चा शारीरिक रूप से किसी भी तरह से परेशान है तो उसके भी पढ़ाई में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रुकावट आएगी, तो ये भी पठार बन जाएगा। ज्ञान की सीमा, अगर किसी बच्चे में कोई ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, या फिर उसका लिमिट है कि बस आपको ए से लेके जेड तक ही लर्न करना है, इसके आगे आपको नहीं बढ़ना है, इसके आगे आपको कुछ भी नहीं सीखना है कि व्हाट इज एप्पल की क्या स्पेलिंग है, तो ये भी एक तरह का पठार है। तो पठार क्या नहीं है? विद्यालय का असहयोग। असहयोग जो है विद्यालय का वो पठार नहीं है। अगर विद्यालय से असहयोग नहीं, विद्यालय का असहयोग हो रहा है यानी कि कोई विद्यालय में से सहयोग नहीं कर रहा है, तो वो अपने घर पे पढ़ लेगा, अपने बड़े भाई बहन से पढ़ लेगा, यानी कि उसके पास उसका अल्टरनेटिव है, तो इसलिए ये पठार नहीं होगा। वैसे तो हम इन ऑप्शंस में से बता रहे हैं, जो हमारे पास ऑप्शंस हैं हमें उसी में से फिल्टर आउट करना है, तो उसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा विद्यालय का असहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन। यह कथन किनके द्वारा दिया गया है? जब अधिगम होता है, फिर उसका अनुभव होता है और फिर प्रशिक्षण किया जाता है, तो इसके परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन आता है। और यह कथन किनके द्वारा दिया गया है? गेट्स के द्वारा। ये किसने बताया है? गेट्स एंड अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैनफोर्ड बिने प्रशिक्षण। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ है और आप मान के चलिए जब हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करते हैं तो उसमें से क्वेश्चन रिपीट होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। इसीलिए सबसे पहले 2011 से लेके जो 2020 या 2021 तक जितने भी टैट हुए हैं आपको सारे ही क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, बिकॉज रिपीटिशन हो जाता है और क्वेश्चन का देख के आपको समझ में भी आता है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो स्टैनफोर्ड बिने का प्रशिक्षण था ये किस चीज पे का मापन करता था? बुद्धि का। इंटेलिजेंस को नापने के लिए स्टैनफोर्ड और बिने ने एक प्रशिक्षण किया था, एक टेस्ट किया था, तो उस टेस्ट के थ्रू उन्होंने किसका मेजरमेंट किया? बुद्धि का।
क्लियर है? तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? व्यक्तित्व जो है हमारा, किसी भी इंसान की जो पर्सनालिटी है वो दो तरह की होती है, कोई तो होता है इंट्रोवर्ट और कोई होता है एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट वो होते हैं जो सिर्फ अपने तक रहना चाहते हैं, अब जिन्हें दूसरों से इतना मतलब नहीं होता, वो अपनी लाइफ को जल्दी से किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो वो होते हैं अंतर्मुखी या फिर इंट्रोवर्ट। और जो सबके साथ घुल मिल के ज्यादा अच्छे से रहते हैं, बहुत बातचीत करते हैं और जो सोशल बहुत ज्यादा होते हैं उन्हें बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट या फिर बहिमुखी। बहिमुखी एक्चुअली में ये हम ये नहीं कहेंगे कि अंतर्मुखी अच्छे होते हैं या फिर एक्सोवर्ट अच्छे होते हैं, सब अपनी अपनी जगह अच्छे होते हैं, बस ये सबकी अपनी अपनी टेंडेंसी होती है, अपना नेचर होता है। तो इसका जो प्रशिक्षण है, जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण है, वो किसने किया था? वो किया था युंग ने। किसने किया था? युंग ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। युंग, देखो इंग्लिश में ये कहीं कहीं जुंग भी लिखा आता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सेम है ये। इन्होंने क्लासिफाइड की थी किसको? पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का क्लासिफिकेशन किया था युंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। जो एक बच्चा होता है उसके सामाजिक विकास को जो कारक प्रभावित करते हैं तो वो कौन से होते हैं? सामाजिक विकास को प्रभावित कर रहे हैं तो कौन से हैं? सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, सोशल एनवायरमेंटल एलिमेंट। आर्थिक तत्व होंगे तो वो आर्थिक विकास को करेंगे, शारीरिक तत्व होंगे तो शारीरिक विकास को करेंगे, लेकिन इन्होंने सामाजिक पूछा था तो इसलिए सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, जो समाज सोशल एनवायरमेंटल एलिमेंट्स होते हैं वो ही अफेक्ट करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? इनमें से कौन सा शारीरिक विकास का जो है एक प्रमुख नियम है? तो कौन सा है? द्रुतगामी विकास का नियम। कौन सा है? द्रुतगामी, लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ। ये है शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इनमें से कौन सा जो है वो विकास का सिद्धांत नहीं है? देखो निरंतर विकास का सिद्धांत है, परस्पर संबंध का भी विकास का सिद्धांत है, समान प्रतिमान का भी विकास का सिद्धांत है। कौन सा नहीं है? वो है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किससे संबंधित है? ये उद्दीपन से संबंधित है, ये विकास से संबंधित नहीं है, ये उद्दीपन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25, विकास के परिमाण स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया? तो यह कथन दिया था हरलॉक ने। किसने दिया था? हरलॉक ने। आप याद रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 26 है, मूल प्रवृत्तियों का 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? मूल प्रकृतियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो ये किया है मैकडोगल ने। किसने? मैकडोगल ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि मैकडोगल ने मूल प्रवृत्तियों को कितनी प्रकार से वर्गीकृत किया है, तो आप आंसर में क्या बोलेंगे? 14। कितनी प्रकार से? 14। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। तो यह कथन किसका है? यह है डंबल का। किसका कथन है? डंबल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तो वो है बहु अनुक्रिया का नियम। कौन सा? बहु अनुक्रिया का नियम। देखो तत्परता का नियम भी सीखने से संबंधित है, अभ्यास का नियम भी सीखने से संबंधित और प्रभाव का भी, और ये थोरेनडाइक ने दिए थे। तो ये जो बहु अनुक्रिया का नियम है ये सीखने से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 है, 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा प्रशिक्षण प्रतिपादित किया? तो कौन सा किया था? साधारण मानसिक योग्यता प्रशिक्षण। जो साधारण मानसिक योग्यता प्रशिक्षण है ये डॉक्टर एस जलोटा ने प्रतिपादित किया था 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए, कि उन्हें 12 से 16 वर्ष के जो बच्चे थे उनके लिए ये प्रतिपादित किया गया था। आप इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, ये जो है चाइल्ड साइकोलॉजी का लास्ट क्वेश्चन है, जो चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोगी है, क्योंकि इसमें 30 ही क्वेश्चंस आते हैं तो ये लास्ट क्वेश्चन है। और जो ऑलरेडी हमने ईवीएस के
30 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के हैं उनकी क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। कमेंट सेक्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप जाके वहां से एक बार ईवीएस भी देख लें। और इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ्स उसकी भी क्लासेस हम जल्दी ही आपके लिए लेके आने वाले हैं। तो आप अपना जो पुराना मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनका पूरा रिविजन जरूर से कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्पीयरमैन ने। किसने किया था? स्पीयरमैन ने। थॉर्नडाइक ने भी नहीं किया था, वर्नन ने भी नहीं किया था, स्टर्न ने भी नहीं किया था। किसने किया था? स्पीयरमैन ने। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करके जाएं। अगला पार्ट हमारा हिंदी का आता है, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में हिंदी और इंग्लिश का सेक्शन आपके लिए लेके आएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और इसका रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।